नमस्कार। आज मौलिक अधिकारों के दूसरे भाग में मैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज अभी आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, और इसके उपरांत हम लोग मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। देखिए, एक हिस्सा छूट गया था मानव अधिकारों पे, जो हम लक्षण की बात कर रहे थे। देखिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठनों का अस्तित्व भी दिखाई देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1961 में आप देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया और इसकी स्थापना एक ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन ने की थी, और इसकी शाखाएं आज हमें विश्व के अनेक देशों में देखने को मिलती है। भारत में भी आज बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, मानव अधिकारों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये सभी संगठन मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर जनता का ध्यान समय समय पर आकर्षित करते रहते हैं। आइए अब हम लोग भारत में मौलिक अधिकारों की स्थिति पर, इसके प्रावधानों पर गौर करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों का मतलब होता है वे अधिकार जो मेरे और आपके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत मौलिक है, बहुत आधारभूत है। इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, फ्रॉम आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 इज बेसिकली related with the fundamental rights, and fundamental rights is described in the part 3 of Indian Constitution from article 12 to article 35, and this part is also known as a Magna Carta of India. भारतीय संविधान के भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे मैग्ना कार्टा समझा के आगे चलता हूँ जल्दी से। 1215 में ब्रिटेन में जब लोगों ने अधिकारों की मांग की, तो सबसे पहले अधिकारों की मांग मैग्ना कार्टा के रूप में 1215 में मैग्ना कार्टा प्रपत्र के माध्यम से जो अधिकारों की मांग की थी वो 1215 में की थी, और जिस ड्राफ्ट के थ्रू थी की गई थी उसको मैग्ना कार्टा अधिकार कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अधिकारों की मांग ब्रिटेन के अंदर 1215 के मैग्ना कार्टा ड्राफ्ट के थ्रू ही की गई थी। और इसी के समकक्ष भारतीय संविधान के भाग 3 को, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसे भी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में जब हम मौलिक अधिकारों पर नजर डालते हैं तो याद रखिएगा, मौलिक रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, जिसमें पहला था समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार की बात की गई थी। और एक गौर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने सबसे पहले अधिकार समानता के अधिकार की बात की थी, क्योंकि समानता के अधिकार के अभाव में ये जो बाकी के अधिकार अभी आने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अधिकार अपना महत्व खो देते यदि समानता का अधिकार इसमें समाहित नहीं होता। यही वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता के अधिकार का जिक्र किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। इसके पश्चात आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी, फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 23। तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिटवीन आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस या रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 की गई है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। राइट ऑफ cultural rights and education related rights were described in 29 and 30th article. Right to property was mentioned in article 31, which is not exist in today.
संपत्ति के अधिकार की चर्चा उस वक्त अनुच्छेद 31 में की गई थी और आज इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत केवल इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। और अंतिम मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 का अधिकार। और अनुच्छेद 32 में ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, इसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इसे भारतीय संविधान की आत्मा मानता हूँ। और यदि मुझसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार मानता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का विवरण है। और इस संबंध में हमारे संविधान निर्माता अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रभावित थे और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है, और जो सही भी है। देखिए, वास्तव में मौलिक अधिकारों के संबंध में जितना भी डिटेल और मैक्रो डिस्क्रिप्शन हमारे संविधान में मिलता है, यानी विस्तृत और व्यापक विवरण हमारे देश के संविधान में मिलता है, उतना विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। और मौलिक अधिकार देश के राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की स्थापना में सहायता देते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट में सहायता देते हैं। और ये अधिकार देश में व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। यह विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। देखिए, संसद कोई भी कानून बनाने लगे, जो मनचाहा कानून बनाने पे यदि संसद उतर जाए, तो भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा के तहत ये अधिकार है कि संसद के बनाए हुए कानून की वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और यदि वो बनाया हुआ कानून देश के आधारभूत ढांचे की भावना के विपरीत है या देश के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल से समझा दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं और उन डिसीजंस के माध्यम से बहुत सारी विशेषताओं को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिक्लेयर किया। जैसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था और ऐसे ही और बहुत कुछ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरे शब्दों में, इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार, यानी विधि के शासन को स्थापित करना है, ना कि किसी एक व्यक्ति के शासन को स्थापित करना। देखिए, मौलिक रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसकी चर्चा अभी हमने की। और जो अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी 44वें संविधान अधिनियम या संशोधन के माध्यम से 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में पार्ट 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए आज मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है। देखिए, मौलिक अधिकारों का अभिप्राय है वह अधिकार जो व्यक्ति और समाज के चहुमुखी विकास के लिए, उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। और इसकी एश्योरेंस हमें देश की मौलिक विधि, यहाँ पे मौलिक विधि का मतलब है संविधान, देता है। यानी मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए, उसकी व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके मानव जीवन के चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है, मौलिक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स का जिक्र देश की मौलिक विधि के रूप में, यानी संविधान के रूप में, संविधान के अंदर भाग 3 में 12 से 35 के बीच में किया गया है। और चूंकि ये अधिकार यानी मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है, इसलिए राज्य का कोई भी अंग, एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इट कुड बी लेजिस्लेचर, इट कुड बी एग्जीक्यूटिव, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई भी विधानमंडल और कोई भी कार्यपालिका
इसका उल्लंघन नहीं कर सकती, और यदि वो ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके इस कार्य को अवैध, इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। देखिए 1961 में एक महत्वपूर्ण केस आया था, गोलकनाथ केस। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2-3 केस थे बड़े इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ केस, केशव नंद भारती केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, निर्णय दिया था कि हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकार संविधान या फिर संविधान सभा की देन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार हैं। संविधान तो केवल इनके एक्सिस्टेंस को, इनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि जब ये अधिकार संविधान द्वारा दिए ही नहीं गए तो इन्हें संविधान के संशोधन के द्वारा छीना भी नहीं जा सकता, इस तर्क का आज कोई मूल्य नहीं रह गया है। चूंकि देखिए गोलकनाथ के डिसीजन को खुद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में 1978 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया था, और वास्तव में मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति या प्राकृतिक ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी स्पष्ट व्याख्या या जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बताया जा सकता। इसके अतिरिक्त देखिए अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो राज्य के कानून करते हैं, प्रकृति नहीं करती है। दूसरा एक इल्यूजन ये भी पैदा हो सकता है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है, लिमिटलेस है, पूर्ण है, असीम है, इन पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए इस संबंध में केवल हम यही कहेंगे कि अधिकारों को यदि असीम मान लिया जाए तो बहुत जल्दी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसा कि मैंने अधिकारों वाले लेक्चर के दौरान भी चर्चा की थी कि कोई भी अधिकार असीम नहीं होता। जब हम अधिकारों की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में, गौर कीजिएगा, जब कभी भी हम अधिकारों की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं तो हम नकारात्मक अधिकारों की बात करते हैं। When we are trying to define the concept of right in terms of absence of restraint, then we are indicating the concept of rights towards its negative meaning. जब हम अधिकारों को सही अर्थ में बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था, instead of unreasonable restrictions, there should be some reasonable restrictions on all citizens. नागरिकों के अधिकारों पर असीम नहीं माना जा सकता, और अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था वास्तव में सकारात्मक अधिकार होता है। और भारतीय संविधान में दिए गए ये मौलिक अधिकार भी वास्तव में एक सकारात्मक अधिकार है। और देखिए मौलिक अधिकारों का अभिप्राय उन अधिकारों से होता है जो मेरे और आपके और हम सभी के चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और चूंकि इसका आश्वासन हमारे देश का संविधान देता है, इसलिए संविधान हमारे देश की मौलिक विधि है और ये संविधान द्वारा सुरक्षित भी है। और सरकार यानी कि विधानमंडल जो कानून बनाता है और कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करता है, ये दोनों भी चाहें तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके इस कार्य को इल्लीगल डिक्लेयर कर सकता है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। और कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही है उस पर भी नकेल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, इसका पर्पस क्या है। देखिए अगर हम इसके महत्व की बात करें, इसके उद्देश्यों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले विशेषता या उद्देश्य दिखाई देता है कि मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रताओं के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था या किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल सकती। तीसरा, विधानमंडल और कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैज नो राइट टू इन्वेड ओवर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट,
अधिकारों को लागू करने की देखिए व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। और यदि मौलिक अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, नागरिकों को ये नहीं दिए जाते, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो इन कानूनों का संरक्षण करती है, इसके गार्जियन के रूप में काम करती है और वो इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था भी कर सकती है। मौलिक अधिकार हमारे देश की आधारभूत एकता को भी प्रकट करते हैं। अब हम इस पे एक एक पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों के बिना, जैसा कि इसके अर्थ से ही दिखाई देता है, मौलिक अधिकार, because these are the fundamental rights and no individuals or man can seeks to be himself at his best without these fundamental rights. लॉस्की ने भी कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की, चूंकि हम सामाजिक जीवन में रह रहे हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, वे दशाएं हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं जिसका विकास किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिसलिए हम सभी को जीवन की सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचारों को यानी भाषण और विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और किसी एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, नागरिक स्वतंत्रताओं के बिना आज विश्व में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल सकती। देखिए, लोकतंत्र में लोकमत का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्राणवायु है। चूँकि लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि जनता बहुत से विचारों में से जिन्हें स्वीकार करे वे विचार ठीक मान लिए जाते हैं और जब तक नागरिकों को विचार की, भाषण और अभिव्यक्ति की, सभा या सम्मेलन करने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त ना हो, तब तक लोकमत का निर्माण नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त ये भी ज़रूरी है कि नागरिकों को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उनके जीवन या स्वतंत्रता से डिप्राइव, वंचित ना किया जाए। और भारतीय संविधान में इस स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन मिलता है। तीसरा महत्व दिखाई देता है कि विधानमंडल और कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश की मौलिक विधि है, बहुत ही आधारभूत है और इन्हें संविधान में शामिल किया गया है और संविधान में संशोधन किए बिना इन्हें घटाया या फिर बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल और कार्यपालिका मनमाने तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते और अधिकारों को कम करना हो यानी उसमें कुछ कटौती करनी हो, इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, चौथी विशेषता आती है कि इन मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। देखिए, संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको लागू करने की व्यवस्था भी की गई और अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक आज न्यायालयों की, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए छठा मौलिक अधिकार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, उसके तहत बहुत सारे लेख, रिट्स हम सभी को दिए गए हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, मैंडामस। इस सभी लेखों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन लागू करा सकता है। देखिए, संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध और शून्य भी घोषित कर सकती है। और देखिए, हमारी न्यायपालिका ने भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में इस भूमिका को बखूबी कई बार निभाया है और संसद द्वारा और राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए ऐसे बहुत से कानूनों को गैर कानूनी घोषित किया गया है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत या फिर संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत थे, उनको भी गैर कानूनी घोषित किया है। देखिए, मौलिक अधिकार हमारे देश की आधारभूत एकता को भी प्रकट करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश की मौलिक एकता को दिखाते हैं। हमारी विविधता में, हमारी अनेकता में एकता का
प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत चूँकि एक विशाल देश है, इसमें हमारे यहाँ पर अनेक धार्मिक मजहबों को मानने वाले लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं। इसलिए इन सभी के बीच में अनेकता में एकता को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। और इस प्रकार एक तरीके से मौलिक अधिकार देश की मौलिक एकता में बढ़ावा देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकारों की यदि विशेषताओं पर गौर किया जाए, इफ वी विल फोकस ऑन द स्पेशल फीचर्स ऑफ द fundamental rights, then we can identify some fundamental rights are only available to all individuals, but few are only applicable on Indian citizens. कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिनका उल्लंघन करना अपराध है, यानी उन्हें उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरा, मौलिक अधिकार वे कानून हैं जिन्हें अदालतों के द्वारा लागू किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट, दोज लॉज विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और अधिकार असीम नहीं होते हैं, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सी the effect of the proclamation of emergency on the fundamental rights, what type of conditions we can identify when emergency will imposed in India। और उसमें भी कई तरह की इमरजेंसी दिखाई देती है। राष्ट्रीय आपातकाल अलग है, राष्ट्रपति शासन अलग है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करके देखिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अब्रिज्ड बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अतिरिक्त संविधान नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहुत ज़्यादा बल देता है और कुछ नीति निर्देशक तत्वों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मौलिक अधिकारों में काटछाट की जा सकती है। देखिए, जैसा हमने देखा कि मौलिक अधिकारों की आज बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। मौलिक अधिकारों की प्रकृति या उनकी विशेषताओं को हम इस प्रकार से बहुत सारे इसके रूप देखते हैं। देखिए, अगर हम इसकी विशेषताओं पर गौर करें तो सबसे पहली विशेषता दिखाई दे देती है कि भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार हैं जो सभी लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि भारत में जो भी लोग निवास करते हैं उन सभी को, चाहे वे भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम सभी को जीवन का अधिकार दिया गया है, अपने सामान की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का और धार्मिक उपासना का अधिकार दिया गया है, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार दिया गया है। परंतु याद रखिएगा, कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, जैसे कि सरकारी पदों पर नियुक्ति का अधिकार, अफसरों की समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा या सम्मेलन का अधिकार, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार और देश के किसी भी एक भाग से दूसरे भाग में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार, ये केवल देश के नागरिकों को ही अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी विशेषता दिखाई देती है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। देखिए, भारतीय संविधान ये घोषणा करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार सीमित होते हों। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और यहाँ पर राज्य शब्द की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका बहुत व्यापक अर्थों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंतर्गत विधानमंडल, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव दोनों शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत भी राज्य की सत्ता का ही
बोध कराती है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अपने एक फैसले में कहा था कि राज्य के अंतर्गत वे सभी निकाय, वे सभी ऑर्गेनाइजेशंस राज्य के अंतर्गत आते हैं जिनकी स्थापना किसी अधिनियम के द्वारा की गई है और जो सरकार के समान कार्य करते हैं, जैसे कि राजस्थान विद्युत बोर्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये भी राज्य का ही हिस्सा है। इस प्रकार विधानमंडल, कार्यपालिका, स्थानीय सरकार और बहुत से ऐसे निकाय ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाएंगे जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, उसका उल्लंघन होता हो, उनमें कटौती होती हो। अब तीसरी एक और बात गौर करने की है कि देखिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कुछ अधिकार ऐसे भी है कि जिनका उल्लंघन करना अपराध है, जैसे मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बेगारी करानी, मानव व्यापार करना, किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी करानी, इसी प्रकार 14 साल से कम के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना, घर में नौकर बना के रखना, खान या जो जितने भी माइंस का काम होता है जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे लगाने की मनाही की गई है। और भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत बरतने की भी मनाही की गई है और इन उपबंधों को तोड़ना एक कानूनी अपराध है जिसके लिए सज़ा भी निश्चित की जा चुकी है। देखिए अभी हम लोग मौलिक अधिकारों की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगले भाग में इसी को जारी रखते हुए कुछ शेष रह गया है, जैसे मौलिक अधिकार, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन्हें अदालतों के द्वारा लागू किया जा सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकार असीम नहीं है, इसे भी समझना होगा। इसके बाद आपातकालीन स्थिति यदि देश में लागू की जाती है तो मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना होगा। संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है, पर इसमें क्या इफ एंड बट है, क्या सारे एक्सेप्शन से अपवाद है, वो भी देखना होगा। संविधान नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहुत ज़्यादा बल देता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी मौलिक अधिकारों में आवश्यक काट-छांट की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, उसके बारे में भी हम आगामी लेक्चर्स के अंदर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।